नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स के इस सीरीज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए थे कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए गए, सबसे पहले किस ग्राउंड्स पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है, और भारतीय संविधान में इनको कहाँ कहाँ से लिया गया है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा था। आज देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में इनका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 22 बोला तो मैंने, माफ़ कीजिएगा। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। अब देखिए, आर्टिकल 12 में 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई थी कि राज्य की परिभाषा बोला कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की विधायिका है, ऐसी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और अन्य निकाय, ठीक है, इन सभी को मिलाकर के बोला जाता है कि वो स्टेट। संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, ऐसी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, अदर निकाय में जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, इन सभी को मिलाकर के बोला गया कि वो राज्य कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। आर्टिकल 13 में मैंने बोला कि मौलिक अधिकारों के असंगत कोई भी विधि अगर बनाई जाती है तो वो क्या कर दी जाएगी, जीरो मान ली जाएगी, शून्य मान ली जाएगी। अर्थात कोई भी ऐसी विधि, ऐसा नियम जो मौलिक अधिकारों को डिमिनिश करता है उसको हमने जीरो मान लिया। लेकिन इसी में एक चीज़ और कही गई कि जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, वो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान इसी आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अतः सुप्रीम कोर्ट को हम एक रूप से कहें तो वह फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का या संविधान का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों को संरक्षण सुप्रीम कोर्ट देता है। अर्थात अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 13 के अधीन हमने कुछ बातें नोट करनी है। उसमें हमारी कुछ केस आते हैं। सबसे पहले केस किस लिए आते हैं कि इसमें बहस चली कि क्या जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, क्या उनको संशोधित किया जा सकता है, किसी ऐसी प्रक्रिया के द्वारा क्या संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स में भी किया जा सकता है। तो इसी संबंध में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट केस आते हैं, जैसे संकरीवाद केस, ठीक है, संकरीवाद केस आता है। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस, गोलकनाथवाद या केस। फिर 24वां संविधान संशोधन लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। फिर आता है हमारा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर आता है हमारा मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। ये है 1951 का, ये 1967 का, ये 1971 का, ये 1973 का, ये 1976 और ये 1980। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि क्या फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन के तहत क्या फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किया जा सकता है, ये बहस चली। तो इस बहस को समय समय पर इसमें जो बातें कही गई उनको कभी बदला गया, कभी उन्हीं बातों को उल्टा कर दिया गया, या जो डिसीजन थे वो बदल दिए गए। तो एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, बाद में उसी डिसीजन को अगर उलट देती है तो वो किस आधार पर उलट रही है, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी है। वो पहले अपने निर्णयों को, पहले भूतकाल में या पास्ट में दिए गए अपने निर्णयों की समीक्षा करके उन निर्णयों को बदल सकती है, ये अथॉरिटी है। और इसी को बोला जाएगा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन है। पहले आता है संकरीवाद केस। संकरीवाद केस में बोला गया कि आर्टिकल 368 के तहत
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन कोई भी ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ये संकरीवाद केस में 1951 में बात कही गई। गोलकनाथ केस में इस बात को उलट दिया गया। गोलकनाथ केस में बोला गया कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित या संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो गोलकनाथ केस में बोला जाता है कि इसमें तो बोला गया कि केवल संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया है, ये कोई पावर थोड़ी देता है, इसके अंतर्गत कोई पावर तो है नहीं, ये तो मात्र एक प्रक्रिया का वर्णन करता है कि किस किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस प्लस पावर ये ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्ति, ये एवं शक्ति जो वर्ड इसमें एडिशनल क्लॉज जो ऐड किया गया, ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किया गया। अच्छा, ठीक हो गया, ये बात हो गई। और इसमें एक और बात बोल दी गई कि संवैधानिक संशोधन जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत वो कोई नियम नहीं है, इट इज़ नॉट ए लॉ। ठीक है, अब बात आती है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो कि अभी तक की किसी भी केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिठाई गई सबसे बड़ी बेंच अगर किसी केस में बैठी थी आज तक 13 जजों की बेंच, तो वो बैठी थी हमारे केशवानंद भारती केस में। तो ये इस बेंच के द्वारा जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 था वो उसको सही ठहराया गया। और उसके सही ठहराने का अर्थ क्या था कि जो 368 की प्रोसेस है, उस 368 की प्रोसेस के साथ जो पावर वर्ड ऐड किया गया उसको इसने सही माना और बोला कि जो 368 है हमारा आर्टिकल, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी देता है। ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन आता है और 42वां संविधान संशोधन ये बोलता है कि उसने कुछ क्लॉज और ऐड कर दिया आर्टिकल 368 में और उसने बोला कि इसके तहत संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में जब कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है तो उसके द्वारा संविधान में कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है, ये जब बात बोली गई तो क्योंकि ये एक बात देखिए 1976 में ये आ रहा है और इस दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल चलाया गया, आपातकाल था, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसमें इतने सारे प्रोविजंस को उलट पुलट कर दिया गया था या इतने सारे संवैधानिक संशोधन इसमें किए गए और इन्हीं वजह से 42वें संविधान संशोधन को हमारे संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। और इसके तहत जो बात बोली गई कि इस भारत के संविधान में कहीं पर भी संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। अब भारत के संविधान में कहीं पर भी अगर संशोधन किया जा सकता है तो इसमें फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात भी आई, ठीक है ना। तो इसके लिए मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में और मिनर्वा मिल्स केस 1980 जो था उसने 42वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया और जो केशवानंद भारती केस था उस केशवानंद भारती केस को वो अप्लाई करता है, बोलता है कि संविधान में कहीं पर भी संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो संघीय व्यवस्था है, जो यहाँ की संसदात्मक प्रणाली है, जो यहाँ का जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है, न्यायिक पुनरावलोकन सिस्टम है, कुछ इस प्रकार के जो संघीय तंत्र है, ये सारा का सारा सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सारी के सारी चीज़ों में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधानिक तौर पर या संविधान को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। संविधान को अपने जितने भी संवैधानिक बॉडीज थी उनको अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया गया, उनमें कहीं पर भी अपने अनुसार संशोधन करने का प्रयास किया गया। तो इसी चीज़ को उलटते हुए मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो बातें 368 आर्टिकल में लिखी गई हैं वो निरस्त कर दी गई और केशवानंद भारती केस को सही ठहराते हुए बोला गया कि संविधान में संशोधन तो कहीं पर भी किया जा सकता है लेकिन जो फंडामेंटल राइट जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उन बेसिक स्ट्रक्चर में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप आर्टिकल 13 के तहत आप याद रखेंगे या फिर आपसे डायरेक्ट हो सकता है कि संकरीवाद केस, गोलकनाथवाद
या फिर 24वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती केस 42वां संविधान संशोधन, या फिर मिनर्वा मिल्स वाद, ये सभी डायरेक्ट उनके ईयर पूछ सकता है या फिर ये किससे संबंधित है ये पूछ सकता है आपसे, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंतर्गत हमारे राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलते हैं। ये 4 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल, और इन 5 आर्टिकल्स में हमारे को राइट टू इक्वालिटी के बारे में संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है। आर्टिकल 14 बोलता है कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के लिए सभी समान हैं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, यदि उसने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए कानून बराबर होगा। उसके लिए कोई अगर यूँ कहें कि सलमान खान वाले केस में वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर है, उनने अगर उस काले हिरन का शिकार किया है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ वहाँ पर काम करेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब उनको भी वही सज़ा दी जाएगी जो सज़ा एक किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो जिसका समाज में कोई उतना नाम नहीं है, गुमनाम व्यक्ति सपोज हम जिसको कहें, तो उसके द्वारा भी अगर वो क्राइम किया गया होता तो उसके लिए भी वही सज़ा मिलती। ठीक है। कानून के समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान संरक्षण, ये इसका अगर इंटरप्रिटेशन करें तो ये बोलता है कि लाइक विल बी ट्रीटेड लाइक, तो अनलाइक विल बी ट्रीटेड अनलाइकली, समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मान लिया लालू जी ने चारा घोटाला किया, अब लालू जी ने चारा घोटाला किया तो घोटाले की सज़ा, घोटाला करने पर जो सज़ा मिलेगी वो तो सभी को बराबर मिलेगी, तो उनको भी घोटाले की सज़ा मिली। दूसरी बात इसमें आ जाएगी कानून के समान संरक्षण। लालू जी ने घोटाला किया तो सज़ा तो मिली, जब घोटाला करके जेल में गए तो वहाँ पर कानून के समान संरक्षण का जो पॉइंट है वो अप्लाई होगा, अर्थात समानों के साथ समान व्यवहार। कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज में लालू जी के समकक्ष का नहीं है, जो एक आम नागरिक है, अगर लालू जी को उनके साथ डाल दिया जाए, असमानों के बीच में उनको डाल दिया जाए जो कि उनके समकक्ष है ही नहीं, उनके समान नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो जाए। कोई यूँ ही चाहे कि लालू जी हैं, हमारा नाम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, अर्थात अगर कोई भी भेदभाव, तर्कसंगत भेदभाव हो तो वो तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। समानों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है, असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पर जेल के अंदर दिया जा रहा है, तो वो असमान है बाकी जो अदर क्रिमिनल हैं उनमें, तो उनके साथ असमान व्यवहार वहाँ पर किया जा सकता है। असमान व्यवहार का मतलब कोई उनके साथ ज़्यादती नहीं, उनके साथ जो ट्रीटमेंट वहाँ पे कि उनको जो अलग बैरक में रखना इत्यादि, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो समान के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार, और इसमें हम देखते हैं कि बच्चों और महिलाओं के लिए तभी राज्य अलग से प्रावधान करते हैं कि उनको बच्चों के लिए अलग से, महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई जाएगी, बच्चे सबसे आगे आएंगे, सबसे पहले होंगे, तो वो तर्कसंगत है, तो वो तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। ये समानता के अधिकार को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद पर निषेध, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति, उसके लिंग या उसके जन्मस्थान के आधार पर अगर उसके साथ विभेद किया जा रहा है तो इस पर यह प्रतिबंध लगाता है। ध्यान रखिएगा, केवल लिखा है, अर्थात इनके अलावा अगर उसका होता है तो इसका आर्टिकल 15 में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उस पर निषेध लगाने के लिए प्रावधान है आर्टिकल 15 में। और आर्टिकल 15 में इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सब क्लॉज में वुमेन और चाइल्ड के साथ उनको विशेष प्रावधान दिया गया है। उसके लिए उनके साथ आर्टिकल 15 की 3rd क्लॉज में महिलाओं और बच्चों को जो विशेष प्रावधान उनके लिए बनाए गए हैं वो इसी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनकी मूल वंश, जाति इत्यादि कोई भी हो, इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि वो महिलाएं या बच्चे हैं, इसके लिए संविधान हमारा अलाउ कर रहा है। दूसरा, आर्टिकल 15 के 4 में SC, ST और OBC के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया, उनके लिए अलग से विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अर्थात इस सब बातों के होते हुए भी आर्टिकल 15 का 4th, जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और बोला गया कि आर्टिकल 15 के 4th क्लॉज में इनके साथ इस बात पर क्या हो सकता है
मतलब कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उसके लिए निषेध का प्रावधान अगर है, लेकिन SC, ST और OBC के लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान किया जाएगा, जबकि उनकी जाति, उनका धर्म या उनका मूल वंश कुछ और है। आर्टिकल 15 के 5 में SC और ST OBC के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें उनके लिए सीट्स रिजर्व रखे जाएंगे, अर्थात उनकी जो जाति है उस जाति को देखते हुए उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। जबकि हम तो कह रहे हैं कि केवल धर्म, जाति, लिंग आधार के इसके आधार पर भेदभाव पर निषेध लगाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार बोलती है कि ये वो वर्ग हैं जिनके लिए सीट रिजर्वेशन रखना इसलिए जरूरी है ताकि उनको भी समाज की मुख्य धारा के सापेक्ष लाया जाए। तो इसके लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान अगर हम बोलें शैक्षिक संस्थानों में, तो आर्टिकल 15 का 5th क्लॉज SC, ST, OBC को किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनके लिए सीट रिजर्व रखने का आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सरकारी जो नौकरियां आएंगी, भर्तियां आएंगी, उनमें ये इक्वलिटी के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 16 का 2nd क्लॉज बोलता है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्थान लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें वो बात लिखी जाती है कि 16 के 4th क्लॉज में SC, ST के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव किया जा सकता है, उसके लिए राज्य आरक्षण का उनके लिए प्रावधान करेगी। ये बात इसमें वो इंटरप्रिटेशन आया। क्या रिजर्वेशन हमारे संविधान में इनहेरिटेंट है? क्या संविधान में रिजर्वेशन को मूल संविधान में लिया गया है? क्या मूल संविधान में रिजर्वेशन आरक्षण का प्रावधान है? नहीं, मूल संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बल्कि राज्य सरकार चाहे, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि क्या वो आरक्षण देना चाहे, क्या वो आरक्षण हटाना चाहे। तो आरक्षण चाहे तो दे सकती है, चाहे आरक्षण ले सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 15 के 4th क्लॉज में, आर्टिकल 16 के 4th क्लॉज में ये बातें लिखी गई। वो सरकार चाहे तो कर सकती है, इस बात का यहाँ पर प्रावधान है, ठीक है। वो राज्य चाहे तो कर सकती है। इसीलिए अब राज्य ने क्यों चाहा? क्योंकि राज्य ने देखा कि SC, ST, OBC के क्लास की जो सामाजिक जो उनका जो स्तर है वो इतना डाउन है, वो समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं, इसलिए समाज की मुख्य धारा से वंचित होने के कारण को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये प्रावधान किए गए। लेकिन इनहेरिटेंटली अगर हम बोलें तो आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया, ठीक है ना। चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए इसी चीज़ का यूज किया गया। तो 16(1) और 2 में SC, ST के लिए पदोन्नति में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, और 16(4) के 2nd क्लॉज में बोला गया कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनको बैकलॉग के द्वारा भी भरा जा सकता है। अब SC, ST के लिए जो 16 में हमने जॉब के लिए बोला, 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है, कोई भी भर सकता है। लेकिन SC, ST के लिए उसमें जब आरक्षण दे रहा तो अगर जॉब लगी तो जॉब लगने के बाद भी उनकी जो प्रमोशन होगा उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 77वां संविधान संशोधन 1995 लाया गया, और SC, ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 16(4) के 2nd क्लॉज में बोला गया कि जो रिजर्व सीट्स होंगी उन रिजर्व सीट्स को सरकार चाहे तो बैकलॉग के द्वारा भर सकती है, और इसके लिए 81वां संविधान संशोधन 2000 में लाया गया था। अब आरक्षण से रिलेटेड कुछ आपके कमीशन से याद आप रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आरक्षण से रिलेटेड मुद्दों से संबंधित था काका कालेलकर कमीशन, मंडल आयोग था 1978 में, और इंदिरा साहनी वाद था 1992 का। कुछ डायरेक्ट अगर आपसे पूछते कि काका कालेलकर जो आयोग था वो किससे संबंधित था, या मंडल कमीशन, मंडल आयोग किससे संबंधित था, तो आप डायरेक्ट बात लिख सकते हैं कि वो आरक्षण से संबंधित प्रावधान की विवेचना करने के लिए या उससे संबंधित जो रिपोर्ट थी उसको प्रस्तुत करने के लिए इनका गठन किया गया था। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह, ये बोला जाता है कि भारतीय समाज में ये जाति व्यवस्था की ही एक कुरीति के रूप में, या एज ए रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये छुआछूत का कॉन्सेप्ट भारतीय समाज में व्याप्त था। तो उसके लिए संविधान में एक अलग सा आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 17। डायरेक्ट कितने एग्जामों में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सरकार ने उपाधियों के अंत पर, या यूँ कहें कि हमारे संविधान ने उपाधियों के अंत, ओबुलेशन ऑफ टाइटल्स के लिए भी आर्टिकल 18 में बात कही कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधियों को लेकर वो इस तरीके से, मतलब कोई भी स्वयं की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, या उसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया। केवल और केवल एक्सेप्ट एकेडमिक एंड आर्म्ड टाइटल्स, जो भी सैन्य उपाधियाँ हैं जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरीके से, या फिर एकेडमिक में जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना,
तो इस तरीके की उपाधियों को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। तो एक्सेप्ट एकेडमिक एंड आर्म्ड टाइटल्स, अन्य जितनी भी उपाधियां हैं चाहे वो भारत रत्न वगैरह हैं, इनको कोई भी व्यक्ति अपना यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये सारी की सारी बातें आपकी किसके अंतर्गत, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार में ऐड की जाती हैं।